सबसे पहले बात भारत जोड़ो यात्रा की। तो काफ़ी समय के बाद अब भारत में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिससे कि नाम ही कहता है भारत जोड़ो, यानी कुछ जोड़ने की बात हो रही है, लोगों को साथ में रहने की बात हो रही है, लोगों को जोड़ने की बात हो रही है काफ़ी समय के बाद। वरना अभी तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी आंदोलन चलाओ या कुछ भी चलाओ, वो टूटने के लिए ही है। कोई कुछ मांग रहा है, कोई अपनी आज़ादी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। तो काफ़ी समय के बाद कुछ ऐसा हो रहा है भारत में जिससे लोगों को जोड़ने की पहल की जा रही है, और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और हम हाथ जोड़कर जो है राहुल भैया का अभिनंदन करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया काम आप शुरू किया, जो आपने बहुत अच्छी तरह से इसको आप पूरा करिए, और ऊपर वाले ने चाहा तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई राहुल भैया, भारत जोड़ो यात्रा तो सही है, मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो आप कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो पार्टी है उस पार्टी को भी अंदर से जोड़ने का काम जारी रखिए। वरना भारत तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो 2024 के लिए आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा जब तक आप अंदर से कांग्रेस पार्टी को साथ में जोड़ के चलेंगे। तो भारत जोड़ो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब अंदर से कांग्रेस पार्टी आपस में जुड़ी हो। और इसके हम ये भी कहेंगे कि देखिए राहुल भैया, ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि हम आपका अभिनंदन करते हैं इसके लिए, और आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा आप जो कर रहे हैं 3000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा है, तकरीबन 4-5 महीने लग जाएंगे आपको। तो इस यात्रा को एक आम आदमी की तरह करिए, ना कि राजकुमार बन के। अगर आप आम आदमी की तरह से यात्रा को करेंगे तो सफल भी होगी, और जो पब्लिक, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके साथ जुड़ सकेंगे। लेकिन अगर आप राजकुमार की तरह यात्रा को लेके चलेंगे तो फिर परिणाम कुछ दूसरे भी हो सकते हैं। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि राहुल भैया, एक बात बताइए, आज तक कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है कि आप जो है 4-5-6 महीने बिना विदेश गए रह रहे हो भारत के अंदर। रहे हैं आप? नहीं रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं रहे हैं। तो क्या ये 3000 किलोमीटर की जो यात्रा है, ये जो आप करेंगे, जो 4-5-6 महीने लग जाएंगे, इसमें आप मतलब रह लेंगे बिना अपने दोस्तों के पास जाए, विदेश घूमे बिना रह लेंगे आप? अगर रह लेंगे तो भाई बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट है जी आपको। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप से बाहर हो गई है। पाकिस्तान के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ जो मैच भारतीय क्रिकेट टीम ने खेले हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रहे। और आखिरी मैच तो आपने देखा ही होगा, चाहे फिर वो किसी भी तरह से हो, बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। और जब कप्तान रोहित शर्मा से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्या रहे हैं हम लोग कि हम लोग मैच हार रहे हैं, जबकि हम लोगों की टीम, तो ऐसा नहीं है कि हमारी टीम एक अच्छा स्टैंडर्ड रखती है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो जब पूछा गया तो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई अभी हम सीख रहे हैं, इनसे भी जो अभी मैच हारे हैं उससे भी सीख रहे हैं। रियली आप सीख रहे हैं? कब तक सीखेंगे भैया? कितना सीखेंगे? सालों से सीख ही रहे हैं, और कितना सीखेंगे? अब तो मतलब प्रोफेशनल हैं आप लोग, इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, सीख रहे हैं। बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो मेरे भाई, कब तक सीखेंगे आप लोग? और इसलिए हम ये कहेंगे कि भैया देखो, ऐसा है, सीखना वीखना तो ठीक है, लेकिन एक काम करो, जो ये काम आप लोग कर रहे हो ना, ये सब काम हम लोग कर लेते हैं, आप जो है वो ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये आपको बहुत अच्छी तरह आता है। वर्ल्ड कप आने वाला है भैया, 2020 का वर्ल्ड कप आने वाला है, कितना सीखेंगे? अब सीखना वीखना ठीक है, अब अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लीजिए। यहाँ तो कट ही चुकी है अपनी, वहाँ भी कटेगी। अब क्रिकेट के बारे में बात करें तो पाकिस्तान से जब इंडिया का मैच होता है तो आप जानते हैं कि क्या तगड़ा मैच होता है दोनों तरफ से। 2021 में जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था तो ये कहा गया था कि मोहम्मद शामी की वजह से ऐसा हुआ है। मोहम्मद शामी को लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था, पाकिस्तानियों ने थैंक यू बोलना शुरू कर दिया था मोहम्मद शामी को, और इंडिया वालों ने गद्दार बोलना शुरू कर दिया था कि भाई ये तो
और इस बार 2022 में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और पाकिस्तान भारत से जीत गया, तो हमारे एक नए बॉलर अर्शदीप सिंह, अब अर्शदीप सिंह को ट्रोल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी अर्शदीप सिंह से बोल रहे हैं थैंक यू और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं अर्शदीप सिंह की तरफ से। तो भाई हम सिर्फ इसमें इतना कहेंगे कि पाकिस्तान कभी अपने खिलाड़ियों के दम पे नहीं जीत सकता क्या? भारत से पहले भी जीता तो मोहम्मद शामी की वजह से जीता, अब भारत से जीता तो हर्षदीप सिंह की वजह से जीता। तो खुद के खिलाड़ियों में इतनी कुब्बत नहीं है क्या जो अपने हिसाब से जीत लाएं? कोई तो कुछ तो करो भैया, अपने हिसाब से जीतो, दूसरों को थैंक यू कब तक बोलते रहोगे? हाँ, कोई भी मैच बिना भारत की टीम के किसी प्लेयर के बिना नहीं जीत सकते क्या आप लोग? बदनामी बदनामी बदनामी, जीतेंगे, देखते हैं वर्ल्ड कप में। एक तरफ जहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, एक तरफ जहाँ पे भारत जोड़ो एक अभियान चल रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ पूरे विश्व के सबसे ईमानदार चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी और पूरे विश्व के सबसे अच्छे बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर सिसोदिया जी जो हैं, वो रोहिंग्या को बसाने में लगे हुए हैं दिल्ली में। और अब तो उन्होंने ज़मीनें यहाँ वहाँ सब करना शुरू कर दिया रोहिंग्या को बसाने के लिए। और जब वहाँ की लोकल पब्लिक को, यानी कि दिल्ली एनसीआर की लोकल पब्लिक को जब पता चला, तो वो भी देख लीजिए आप। हम मर जाएंगे मिट जाएंगे पर आड़ा रोहिंग्या को नहीं आने देंगे। हमारी जमीन है, केजरीवाल के बाप दादा की ना गुलाब के बाप दादा की ना, और मैं गाल भी पक दूंगी। ठीक, मनीष सिसोदिया कह रहा है सरकारी स्कूल को इंग्लिश स्कूल बनाऊंगा। स्कूल को तो बनाना इस स्थिति में गया, छावला लेके जा रहा है और रोहिंग्या को बसा रहा है। क्यों? उसकी यह चाल है, ये गांव बॉर्डर पे, वहाँ से बॉर्डर पे दिल्ली में घुसने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हम यहाँ नहीं बढ़ने देंगे उनको। बोटलैंड रोज आवता भर गाड़ी, अरे कती नहीं आते, पूरा एक हफ्ता होगा कोई नहीं आता देखन भी। ये जमीन हमारे पूर्वजों की दी हुई है, ये सरकारी जमीन नहीं है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमारे पूर्वजों ने रखी थी, तो हम इसमें बाहर का कुछ भी नहीं आने देंगे। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, वहाँ बसाओ, कॉलेज बनाओ, मस्जिद बनाओ और उनके घर में बनाओ। विधायक के गांव में, हाँ, अपने गांव में केजरीवाल और गुलाब सिंह मर जाएंगे मिट जाएंगे, यहाँ गलत काम नहीं होने देंगे। रोहिंग्या की मदद कर रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, वहाँ पर बसाए। दूसरे के स्कूल में क्यों आके घुस रहा है? वे किस लिए बसाते हैं? अपनी वोटों के लिए, अपने खानता ही। अरे हम खान ना देवे, हम अलग में देगा काट देंगे। सरकारी चीजें बनो, कुछ भी मोहल्ला क्लिनिक बनो, एकेडमी बनो, आप वृद्धाश्रम बना, रोहिंग्या के लिए नहीं है, हमारी पूर्वजों की है, दादा लाई किसी की ना। भाई हमने वोट दी ना, पहला उन्हें मारते लालच दिया, फ्री टिकट 200 रीडिंग फ्री, ये वो आड़ नु सोची फ्री का ये खारिया बोल रहे कौन है और आड़ कब्जा कर देंगे। तो इसके लिए हम सिर्फ यही कह सकते हैं दिल्ली की पब्लिक से कि भैया आप ही ने वोट दिया है, आप ही ने जिताया है, अब देख लीजिए, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की यात्रा, अब क्या होगा? देखिए केजरीवाल जी जो हैं वो अपना काम सब सही कर रहे हैं, उन्होंने कहा था फ्री बिजली तो फ्री बिजली दे रहे हैं वो, लेकिन दिल्ली वासियों को क्या करना है ये कब दिल्ली वालों को समझ में आएगा ये मुझे पता नहीं है। और दिल्ली छोड़िए, अब तो गुजरात और केरला में क्या क्या कह रहे हैं सीएम साहब। अच्छा केरला का सुन लीजिए जरा, सीएम साहब क्या कह रहे हैं केरला में। दिल्ली में इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई हैं, इन्वर्टर मिलता नहीं है, वहां पे इन्वर्टर बिकता ही नहीं है, जनरेटर बिकता ही नहीं है, इन्वर्टर की दुकानें बंद, जनरेटर 24 घंटे बिजली आती है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे केरला की पब्लिक से कि भैया देख के सोच समझ के वोट करिएगा। सॉरी आपको हिंदी नहीं आती है, सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस that please understand the situation, the current situation of Delhi. Please understand the current situation of the local people residing in Delhi and NCR. Please understand the situation of the teachers of Delhi who are not receiving this salary from a long time because people are busy spending that money giving free electricity to the people of Delhi. सोच समझ कर वोट करिएगा।